अरे भैया हिला ही दिया। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो जस्ट अ लिटिल इन्फॉर्मेशन कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, तो मेरे पास अपना सेटअप भी नहीं है। सो हियर आई एम रिकॉर्डिंग इन माय ब्रदर्स हाउस, तो प्लीज बेयर विद इट। आपके साइड में बैठ के रिकॉर्ड करने में अजीब सा क्यों लग रहा है? तो आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं टॉप 15 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ डीमन स्लेयर्स के बारे में। तो टॉप 15 कैरेक्टर्स पे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसमें जेनित्सु और इनोसुके को इंक्लूड नहीं कराया, क्योंकि वो एट दिस मोमेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है, बट इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इस लिस्ट में आ पाए। और अगर वो आएंगे भी तो वो लिटरली 15th या फिर 14th पोजीशन पे होंगे। तो उस हिसाब से आप जहां भी उन्हें रखना चाहो वो रख लेना और कमेंट में मेरे को बता देना। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एट नंबर 15 इज अपर मून 5, जो कि था ग्योको। वो था ना वो मछली वाला जो घड़े से में निकलता था, हाँ वही वही। तो ग्योको को मैंने इसलिए इतना नीचे रखा है क्योंकि वो मुइचिरो से लिटरली सिर्फ 1v1 में हार गया था, और उसका कुछ इतने ज्यादा मूव सेट या फिर कुछ इतना फ्लैशी डिजाइन भी नहीं दिखा था। साथ ही साथ वो इतना पावरफुल भी फील नहीं हो रहा था कि उसको नंबर 5 के ऊपर की पोजीशन डिजर्व करी जाए। तो उसको इस लिस्ट में इतना ही नीचे रखा जा सकता है। बट ही वॉज प्रिटी स्ट्रॉन्ग क्योंकि उसने मुइचिरो को काफी हद तक पुश बैक कर दिया था, और लिटरली ही वॉज अबाउट टू डाई। बट वो तो मुइचिरो का डीमन स्लेयर मार्क एंड टाइम पे एक्टिवेट हो गया, इसलिए वो बच गया, वरना उसके एल तो वहीं लगे हुए थे। तो नंबर 14 पे आता है ऑर्डर में चलते हुए अपन मून 4, जो कि था हंतेंगु। नाउ हंतेंगु काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट उसका मेन यूएसपी उसकी पावर ना होके द नंबर ऑफ जितने वो क्लोन्स बनाता था वो था, क्योंकि 4 क्लोन्स को एक साथ मारना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है किसी भी हाशिरा के लिए। अदर देन दैट वो इतना ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग था भी नहीं। इनफैक्ट उसका तो भाई मुझे डीमन फॉर्म भी समझ नहीं आया कि वो भाई एक दिल में छुप के बैठ जाता था। लाइक लिटरली वो कुछ पावर ही नहीं थी उसके पास, बस वो जो उसके 3 क्लोन थे वही थोड़ा बहुत लड़ रहे थे और होल्ड कर रहे थे ना। अगर वो तीनों भी एक क्लोन होते तो मैं सोचता हूँ कि तांजीरो अकेला ही उनको मार दिया होता। तो इसीलिए मैं हंतेंगु को इससे ऊपर नहीं रखूंगा। और एट नंबर 13 इज ओबनाई इगुरु द स्नेक हाशिरा। ना ओबनाई भी काफी ही ज्यादा नीचे मैंने पुट करा, और बहुत सारे लोग इस पे मेरे ऊपर भड़क भी जाएंगे, तो थोड़ा सा सुन लो। ओबनाई को मैंने इसलिए इतना नीचे रखा क्योंकि उसकी हमने कुछ ज्यादा फीट्स देखी नहीं है। एक्चुअली हमने इन्फिनिटी कैसल आर्क से पहले तो उसकी कोई फाइट ही नहीं देखी, और इन्फिनिटी कैसल आर्क में वो नाकी में से लड़ा था। अब तुम बोल सकते हो कि नाकी में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन है क्योंकि वो अपर मून 4 है, बट मुजान ने नाकी में को अपर मून 4 इसलिए बनाया था क्योंकि वो आउट ऑफ ऑप्शंस था, और उसके भी ऊपर से अपर मून 4 होने के बावजूद भी नाकी में ने कुछ खास लड़ाई करी नहीं। वो सिर्फ कैसल को इधर उधर उल्टा रही थी और छोटे मोटे डीमंस फेंक के मार रही थी, ओबनाई और कौन थी, मित्सुरी के ऊपर। अदर देन दैट नाकी में एक बड़ा थ्रेट फील नहीं होती है। आई थिंक उसको इनोसुके या जेनित्सु भी इजीली हैंडल कर सकते थे। इनफैक्ट जेनित्सु तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पॉइंट पे। एंड एट नंबर 12 इज ग्यूतारो। ग्यूतारो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डीमन है आकाजा के बाद, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आकाजा इज लॉर्ड। नाउ ग्यूतारो वैसे तो अपर मून 6 था, बट उसको अपर मून 6 से काफी ऊपर होना चाहिए था क्योंकि ही वाज प्रीटी स्ट्रॉन्ग इन माय आईज, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और मुजान ने ये बात सीरीज में ही स्टेट करी, अगर ग्यूतारो के साथ दाकी ना होती तो वो काफी ज्यादा ऊपर रैंक करता अपर मून में। आई थिंक 4 तो वो इजीली अचीव कर लेता। आई मीन अकाजा से तो वो वीक ही है, बट आई थिंक वो हांतेंगु और ग्योको से तो ऊपर ही रैंक करता, जस्ट बिकॉज नाकी में उसका वीक पॉइंट थे और वो उससे अलग नहीं जा सकता था, इसलिए वो इतना ज्यादा नीचे ड्रैग होता है। और उसकी पावर हम देख ही पाए थे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में, उसने भाई लिटरली तेंगेन के तो हाथ ही काट दिया था। उसके बाद भी तेंगेन और तांजीरो मिलके उसको ओवर पावर कर पाए थे, वो भी बस बेयरली ही मारा उन्होंने उसको, वरना तो वो उन दोनों को खत्म कर देता। नाउ ग्यूतारो के ऊपर मैं रखना चाहूंगा ग्यू को, क्योंकि ग्यू हमें स्टार्टिंग की सीरीज की स्टार्टिंग से ही पता है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बस वो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा डाउटफुल रहता है, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट है, इसलिए वो इतना ज्यादा शो ऑफ करता नहीं या फिर लड़ाई में इतना ज्यादा पावरफुल फील नहीं होता। बट वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आकाजा वाली फाइट में आकाजा ने उसे खुद प्रेज करा था कि ही इज द बेस्ट वाटर पिलर हाशिरा दैट ही हैज एवर फॉट। उसके ऊपर से आकाजा से इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी ग्यू मुजान से भी जाके फाइट कर रहा था, और वो उन गिने चुने हाशिराज में से था जो उस टाइम पे बैटल में मौजूद थे और मुजान से काफी ज्यादा ठीक ठाक लड़ रहे थे और उसको होल्ड बैक कर रहे थे ताकि तांजीरो अपना वो 13 स्लैशेस मार के उसको खत्म कर सके। तो ग्यू इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग, इट्स जस्ट दैट के लोगों को पता नहीं क्यों वो वीक लगता है। एंड एट नंबर 10 कम्स मुइचिरो द प्रोडिजी। मुइचिरो काफी स्ट्रॉन्ग है फ्रॉम द सीरीज। क्या बोल रहा हूँ मैं, वो 14 साल की उम्र में ही हाशिरा बन चुका था, और उनमें भी वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा में कंसीडर होता है। वो तो उसकी एज कम थी इसलिए वो ज्यादा डेवलप नहीं कर पाया, बट उसकी फ्यूचर पोटेंशियल हम में से किसी ने नहीं देखी है, तो इसलिए मैं उसे नंबर 10 पे रख रहा हूँ ग्यू के ऊपर। अदर देन दैट इस पॉइंट पे तो ग्यू स्ट्रॉन्ग है, बट जस्ट बिकॉज उसकी एज कम है और वो उसके लिए ग्रोथ का रूम काफी ज्यादा बड़ा है, तो वो उसके ऊपर रैंक कर रहा हूँ मैं। और मुइचिरो को हमने देखा था कि वो अपर मून 5 से सिंगल हैंडेडली लड़ लिया था और उसको मार भी दिया था। उसके ऊपर से अपर मून 1 कोकुशिबो को भी वो फाइट देने सबसे पहले खुद ही पहुंचा था। वो अलग बात है, कोकुशिबो इज टू पावरफुल, तो उसने पहले ही उसका हाथ काट दिया और बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया, और इसी बीच बेचारा मुइचिरो मर भी गया।
बट अदर देन दैट वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है नो मैटर व्हाट। तो नंबर 9 काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल और ऐसे क्वेश्चनेबल हो सकता है क्योंकि लोग इसको काफी नीचे पुट करते हैं, बट मेरा वो फेवरेट कैरेक्टर है और मेरे को लगता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इट्स जस्ट दैट कि स्टोरी को उसको एज अ इमोशनल वेट की तरह यूज करना था तो स्टोरी ने कर लिया। मैं बात कर रहा हूँ रेंगोकू क्योजिरो के बारे में। रेंगोकू मेरे ख्याल से काफी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि वो आकाजा से भाई लिटरली ऑन फुट फाइट कर रहा था। वो अलग बात है कि आकाजा उस टाइम पे सीरियस नहीं था, वो सिर्फ रेंगोकू को रिक्रूट करना चाहता था, बट स्टिल अपर मून 3 के सामने टो टू टो जाना अकेले काफी ज्यादा बड़ी फीट है। उसके भी ऊपर से रेंगोकू का हमने अभी तक डीमन स्लेयर मार्क भी नहीं देखा, क्या पता वो डीमन स्लेयर मार्क के बाद कितना ज्यादा पावरफुल होता। और सबसे ऊपर का रीजन मेरा फेवरेट हाशिरा है तो मैं रखूंगा। नाउ रेंगोकू के ऊपर आता है रेंगोकू से जस्ट अपोजिट आदमी सानामी, जहाँ पे रेंगोकू बहुत ही ज्यादा पैशनेट है, सानामी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और लिटरली भाई तबाही मचानी आती है उसे, सिर्फ और कुछ नहीं आता। ही इज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स। तो सानमी हम सबको पता है काफी ज्यादा स्ट्रांग है। बचपन से एक तो बेचारे का पास ट्रेजिक रहा, इनफैक्ट वो बचपन में ही भाई इतना स्ट्रांग था कि उसने लिटरली सिर्फ एक चक्कू था, वो चिकन विकन काटने वाला चक्कू होता है ना, बुच्चर वाला बड़ा सा, उससे अपनी माँ को मार दिया था भाई। पूरी रात वो भी इतना मारा सुबह तक बेचारी उठ ही नहीं पाई, सीधा डिसइंटीग्रेट हो गई सॉरी। और उसके ऊपर से सानमी काफी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि हम देख पाए थे कोकुशिबो वाली फाइट में ग्योमे के साथ सानमी काफी ज्यादा अच्छा लड़ रहा था। लिटरली ये 2 हाशिराई थे जिन्होंने कोकुशिबो को होल्ड बैक किया था और सानमी थोड़ा इंजर्ड हो गया था भले ही, बट काफी ज्यादा अच्छी फाइट की थी। नाउ सानमी के ऊपर मैं आकाजा को पुट करना चाहूंगा क्योंकि आई थिंक सानमी काफी ज्यादा टक्कर दे तो देगा आकाजो को, बट आई डोंट थिंक कि वो उसको डिफीट कर पाएगा क्योंकि आकाजा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हमने भाई लिटरली रेंगोकू वाली फाइट में भी देखा है जब उसने रेंगोकू का डोनट बना दिया था छाती में घुसंड देके उसकी, और उसके बाद हमने देखा है जब वो इन्फिनिटी कैसल आर्क में पेला था भाई तांजीरो और ग्यू दोनों को एक साथ। और उसके ऊपर से भी आकाजा मरा नहीं था, आकाजा वो रीजनरेटिंग अगेन, उसने लिटरली अपने हेड को रीजनरेट करना भी सीख लिया था जस्ट लाइक मुजान। कोई और डीमन वो कर भी नहीं पाता है सिवाय मुजान के, बट वो तो उसकी विल पावर खत्म हो गई थी लड़ने की और उसको फाइनली पीस मिल गया था, इसलिए आकाजा ने डिसाइड किया कि हाँ वो मर जाएगा। अदर देन दैट मुझे नहीं लगता है गियू और तांजीरो दोनों उसे मिलके मार पाते, मुझे लगता क्या नहीं है वो मार ही नहीं पाते। बट एक हाशिरा है जो उसको मार पाता, उसका नाम है ग्योमे हिमेजिमा। ग्योमे हम सबको पता है द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है ऑफ करंट जनरेशन, और ये बात प्रूव करता है वो बिल्कुल ही अच्छे से जब वो कोकुशिबो में भाई चांटे ही चांटे, मतलब ऐसे लिटरल चांटे तो नहीं मारता बट काफी ही बढ़िया टक्कर दे रहा होता है कोकुशिबो को। उसके बाद जाके वो मुजान को भी सबसे ज्यादा वही डैमेज कर रहा होता है। तो ग्योमे के बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ही इज जस्ट टू ओपी फॉर हाशिरा। ना इससे ऊपर आने वाले 3 स्पॉट तो हम सबको पता है कि ऊपर के टॉप 3 डीमंस के लिए रिजर्व्ड है, जो कि होने वाले हैं मुजान, कोकुशिबो और डोमा। तो आ जाओ उन्हीं पे बात कर लेते हैं। तो एट नंबर 5 इज डोमा अपर मून 2। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक डोमा काफी ज्यादा वीक है क्योंकि वो बहुत ही गंदी मौत मरा था, बट उसकी गंदी मौत मरने के पीछे उसका कारण लैक ऑफ पावर नहीं था बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस था। वो अंडर एस्टिमेट कर लिया था शिनोबू, इनोसुके और जो भी थी वो तीसरी वाली, क्या नाम है उसका, कोचो ही है ना शायद, नहीं कोचो तो शिनोबू है, शिनोबू तो हाशिरा क्या हो रहा है, सॉरी कनाओ था उसका नाम। तो डोमा वैसे काफी ज्यादा पावरफुल है, इट्स जस्ट दैट कि वो भाई मजे लेने में ज्यादा बिजी था तो इस चक्कर में वो ध्यान ही नहीं दे पाया कि शिनोबू क्या प्लान कर रही थी, इसलिए वो मर गया। वरना भाई अगर तुम ध्यान दो उसकी डीमन आर्टी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसे खुद से लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो अपने क्लोन्स बना देता है आइस के जो कि भाई उसके ही जितने पावरफुल है। तो लिटरली डोमा को भाई खुद का एक हाथ भी यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर वो चाहे तो बहुत सारे हाशिरास को बहुत इजीली मार सकता है। बस उसको थोड़ी सी मजे लेने की आदत है कि छेड़ूंगा भाई मैं तुझको, छेड़ के तो जाऊंगा, ऐसे तो नहीं मरने दूंगा। उस चक्कर में भाई शिनोबू को खा गया साला और फिर मर गया। क्या कर सकते हैं, मर गया तो ठीक है। नाउ डोमा के ऊपर आता है अपना अपर मून 1 कोकुशिबो। भाई पावर्स छोड़ो, तुम इस बंदे का ऑरा देखो, क्या पर्सनैलिटी है। नहीं ऐसे लगता कि ये बैटल में कूदता है तो यही मेन अट्रैक्शन है भाई, मतलब मेन अट्रैक्शन तो नहीं बोलना चाहिए, मेन MVP है मैच का। तो कोकुशिबो काफी ही ज्यादा पावरफुल है उसके डीमन बनने से भी पहले। वो यूरिची का भाई है और मून हाशिरा भी है। ही इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ऑफ हिज जनरेशन, और उसके ऊपर से जब वो डीमन बन जाता हो तो उसकी पावर काफी ज्यादा टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई थी। लिटरली वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर ग्योमे और सानामी को हटा दो तो उनके नीचे जितने भी हाशिरा और डीमंस ले रहे हैं वो उन सबको अकेले वाइप आउट करने की पावर रखता है। फॉलोइंग कोकुशिबो उसके ऊपर आता है डीमंस का डैडी मुजान द माइकल जैक्सन।
तो मुजान के बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन, वो ही सबका फादर है, उसी ने सबको पावर्स दिए हैं। वो चाहे तो उसके नीचे जितने भी डीमंस हैं उन सबको अकेला लिटरली मार सकता है, इसीलिए आज तक उसको कोई मार नहीं पाया, वरना तो कोकुशी वो कब का रेबल करके उसको मार देता। तो मुजान के बारे में आई डोंट थिंक आई हैव टू से मच। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन आउट देयर। और अगर उसकी पावर्स का अंदाजा लगाना ही है तो तुम जान सकते हो कि पूरी की पूरी डीमन स्लेयर कॉर्प सारे हाशिराज मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। वो तो लेडी तमायो का पॉइजन था जो उसको बहुत ज्यादा तेज रैपिडली एज कर रहा था उसके सेल्स को, इसलिए वो मर गया, वरना तो इन सब का वही काम डाल देता वो। तो अगर आपको लगा था कि मुजान डैडी है तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू योरीची द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर। ना योरीची पहला हाशिरा था और वो सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन स्लेयर भी है, और वो अपने टाइम का भाई लिटरली चैड था। उसकी जब फाइट हुई थी मुजान से तो उसने मुजान को भाई लिटरली वन हैंडेडली सिंगल हैंडेडली इतना गंदा मारा था कि मुजान की आज तक रहती है उससे। और चलो पिट के फटना तो अलग बात है, अभी भी जब वो तांजीरो के हानाफुगा इयररिंग्स देता है तो भाई उसकी पैंट गीली हो जाती है, और उसके भी ऊपर से अगर तुम्हें याद हो फाइनल फाइट में मुजान की बॉडी पे कुछ ऐसे कट्स दिखते हैं, तो वो कट्स वही हैं जो योरीची ने उसे दिए थे 1000 ईयर्स पहले, जो कि अभी तक हील नहीं हो पाए हैं मुजान जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन की बॉडी पर भी। तो योरीची काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि जब वो मुजान से पहली बार मिला था तो उसने मुजान को इतना गंदा पेला कि मुजान को भागने के लिए अपने खुद के ही शरीर के 1800 पीसेस करने पड़ गए थे, जिनमें से योरीची ने 1500 पीसेस को एट द मोमेंट वहीं पे मार दिया था, बट 300 पीसी इधर उधर निकल लिए थे, जिस वजह से मुजान सरवाइव कर गया था। और मुजान इतना गंदा पिटा था उस फाइट में कि अगले कुछ 100 सालों तक तो मुजान हाइबरनेशन से ही बाहर नहीं आ पाया था, क्योंकि उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी ही नहीं बची थी। और स्ट्रॉन्ग होना तो अलग बात, भाई वो आदमी इतना बड़ा चैट था कि जब वो 80 साल की उम्र में कोकुशिबो से लड़ते लड़ते मरा था तब भी वो नीचे नहीं गिरा। उसने लिटरली अपनी तलवार को ऐसे जमीन में गाड़ा और उसी के साथ खड़ा खड़ा मर गया। आई थिंक योरीची पुष्पा से इंस्पायर्ड था। नाउ अब आप सोच रहे होंगे अगर योरीची जैसा पावरफुल आदमी नंबर 2 पे है तो नंबर 1 पे कौन है? वेल नंबर 1 पे है तांजीरो द डीमन किंग। नॉर्मल वाले तांजीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, गुस्सा ना करें दोस्तों, डीमन किंग तांजीरो की बात कर रहा हूँ। तांजीरो डीमन किंग बना था स्टोरी के लास्ट में जब मुजान मर गया था और वो तांजीरो के अंदर अपने सारे के सारे ब्लड को दे गया था ताकि वो उसके अंदर सरवाइव कर पाए, तभी तांजीरो बना था डीमन किंग। तांजीरो जो कि सन को भी सरवाइव कर सकता है। द ओनली वीकनेस डीमंस हैड कि वो सन में बाहर नहीं आ सकते, वो भी डीमन किंग तांजीरो में नहीं है। ऊपर से उसके पास सन ब्रीथिंग भी है, प्लस मुजान की सारी एबिलिटीज और उसकी सारी स्ट्रेंथ भी डीमन किंग तांजीरो के पास है। अगर डीमन किंग तांजीरो थोड़े से पैनल्स के लिए और दिखाया होता तो मेरे को लगता है कि पूरी की पूरी डीमन स्लेयर कॉर्प्स मर चुकी होती। वो तो नेजुको के चक्कर में तांजीरो हमारा अच्छा आदमी नॉर्मल हो गया, वरना तो ऐसे लगते ना। तो डीमन किंग तांजीरो के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट जस्ट बिकॉज कि उसके पास सन ब्रीथिंग भी है, मुजान की सारी पावर भी है, उसके ऊपर वो सन को भी सरवाइव कर सकता है, तो उसकी कोई वीकनेस नहीं है बेसिकली। तो ऐसा डीमन जिसकी कोई वीकनेस ही नहीं है उसको मारेंगे कैसे लोग? और उसके भी ऊपर से वो सबसे ही ज्यादा ताकतवर है, तो ऑब्वियसली उसका सामना तो कोई कर ही नहीं पाएगा। वेल ये थे टॉप 15 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ डीमन स्लेयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस। मैं चलता हूँ अगली वीडियो बनाने, टिल देन पीस आउट। टिंग